नमस्कार दोस्तों और भविष्य के टॉपर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। हम बात करेंगे दक्षिण भारत के दो महान साम्राज्यों की, विजयनगर और बहमनी। पता है, ये दोनों एक ही वक्त पर पनपे, एक दूसरे से लड़े और इन्होंने दक्षिण भारत के कल्चर और पॉलिटिक्स पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए इस शानदार ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं हूं सचिन और एडू सचिन में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा लक्ष्य हमेशा से एक ही रहा है कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को आपके लिए एकदम आसान और मजेदार बनाया जाए। आज हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों को जड़ से समझने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन के बाद इस टॉपिक से जुड़ा एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको क्लियर ना हो, फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। हम एक एक पहलू को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक नजर डालते हैं अपने आज के रोड मैप पर कि हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये दो साम्राज्य आखिर बने कैसे हैं, इनका उदय कैसे हुआ। फिर हम विजयनगर के गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग में चलेंगे और खास तौर पे कृष्णदेव राय के शासन को जानेंगे। इसके बाद हम उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बहमनी सल्तनत की कहानी सुनेंगे। फिर हम दोनों साम्राज्यों की कला, समाज और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंपैरिजन करेंगे। और फिर आएगी वो कहानी तालीकोटा के युद्ध की, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि इन साम्राज्यों ने हमारे लिए क्या विरासतें छोड़ी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सेक्शन 1, दो साम्राज्यों का उदय। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई बड़ी शक्ति कमजोर होती है तो एक राजनीतिक खालीपन, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाता है। और यही हुआ 14वीं सदी में। दिल्ली सल्तनत, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, दक्षिण भारत पर अपनी पकड़ खो रही थी। आपको याद होगा, तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी, जो एक फ्लॉप आइडिया साबित हुआ। इससे क्या हुआ, दक्कन में विद्रोह और अस्थिरता का माहौल बन गया। और बस इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच से दो नई ताकतों का जन्म हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। नाम से ही कितना जबरदस्त है ना। विजयनगर यानी जीत का शहर या सिटी ऑफ विक्ट्री। इसकी नींव रखी थी 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का। और एक मजेदार बात यह है कि ये दोनों भाई पहले काकतीय वंश के सामंत हुआ करते थे। कहते हैं कि उन्हें अपने गुरु संत विद्यारण्य से इस साम्राज्य को बनाने की प्रेरणा मिली। और ये सब कब हो रहा था? ये उस दौर में हो रहा था जब दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में कमजोर पड़ता जा रहा था। अब कुछ और जरूरी बातें समझते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। अच्छा, हम्पी नाम कहाँ से आया? ये वहां के स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा। ये साम्राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में फैला हुआ था। सदियों तक ये शहर गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा। फिर साल 1800 में एक ब्रिटिश सर्वेयर कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इन खंडरों को दुनिया के सामने रखा। और इसकी अहमियत को देखते हुए 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर पर किसी एक वंश ने नहीं, बल्कि एक के बाद एक 4 राजवंशों ने करीब 300 साल तक राज किया। ये क्रम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले आया संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर की थी। उसके बाद आया सालोव वंश, जिसकी स्थापना सालोव नरसिंह ने की। फिर आया सबसे मशहूर तुलुव वंश, जिसके संस्थापक थे वीर नरसिंह, और इसी वंश में हुए थे महान कृष्णदेव राय। और सबसे आखिर में आया अरविदो वंश, जिसकी स्थापना तिरुमल ने तालीकोटा युद्ध के बाद की थी। संगम वंश के जो शुरुआती शासक थे, उन्होंने ही साम्राज्य को असल में आकार दिया। हरिहर प्रथम ने नींव को मजबूत किया तो उनके भाई बुक्का ने मदुरै को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। देवराय प्रथम ने एक बहुत ही दूर की सोची और खेती को बढ़ावा देने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। हालांकि उनका सामना बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से भी हुआ, लेकिन इस वंश के सबसे महान शासक हुए देवराय द्वितीय, जिन्होंने साम्राज्य को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। देवराय द्वितीय इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें गज बेटकर की उपाधि दी गई। इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ये उपाधि ही उनकी सैन्य ताकत और उनके पराक्रम को दिखाने के लिए काफी है। उनके बारे में एक और बहुत ही जरूरी बात जो आपको याद रखनी ही रखनी है, वो ये है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक उन्हीं के शासनकाल में विजयनगर आया था। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की शान और शौकत का जो आंखों देखा हाल लिखा है, वो आज हमारे लिए इतिहास का एक अनमोल खजाना है।
और अब हम विजयनगर के इतिहास के सबसे शानदार, सबसे सुनहरे पन्ने पर आ गए हैं, यानी उसका स्वर्ण युग। ये वो समय था जब तुलु वंश के राज में ये साम्राज्य अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी संस्कृति के शिखर पर था। और इस सुनहरे युग का एक ही महानायक था, कृष्णदेवराय। ये नाम ही काफी है। 1509 से 1529 ये जो 20 साल का उनका शासन था, वो विजयनगर का पीक था। उन्हें अभिनव भोज और आंध्र पितामह जैसी उपाधियां दी गईं। उन्होंने उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया और तो और बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह को हराकर रायचूर दुआब पर भी कब्जा कर लिया। ये वही उपजाऊ इलाका था जो विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ था। उन्होंने पुर्तगालियों से भी अच्छे रिश्ते बनाए और सबसे जरूरी बात, वो मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। सोचिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक शानदार बिल्डर भी थे। उन्होंने हम्पी में कई भव्य इमारतें बनवाई, जैसे अपनी जीतों की याद में बनवाया विजय महल, फिर हजारा मंदिर जिसकी दीवारों पर पूरी रामायण की कहानी उकेरी गई है, और सबसे मशहूर विठल स्वामी मंदिर जो अपने म्यूजिकल पिलर्स और पत्थर से बने रथ के लिए आज भी दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नाम का एक पूरा शहर ही बसा दिया था। कृष्णदेवराय के दौर को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग या स्वर्ण युग माना जाता था। वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान और कवि थे। उन्होंने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद नाम का एक महाकाव्य लिखा जो राजनीति पर है, और संस्कृत में एक नाटक लिखा, जाम्बवती कल्याणम। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर थे तेनाली रामकृष्ण, जिनकी चतुराई के किस्से तो आज भी हम सब सुनते हैं। अब तक हमने विजयनगर की बात की, लेकिन कहानी का एक और बहुत बड़ा किरदार बाकी है। कृष्णा नदी के उत्तर में एक और शक्तिशाली साम्राज्य उभर रहा था जिसका नाम था बहमनी सल्तनत। ये विजयनगर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना दुश्मन था। इन दोनों साम्राज्यों के बीच लगभग 200 सालों तक लगातार लड़ाई चलती रही। तो अब आते हैं विजयनगर के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बहमनी साम्राज्य पर। इसकी स्थापना हुई 1347 में और इसे बनाया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इस सल्तनत के शुरुआती सुल्तानों ने इसे एक बड़ी ताकत बना दिया, जैसे ताजुद्दीन फिरोज शाह जो एक काबिल सुल्तान थे, और उन्होंने विजयनगर के देवराय प्रथम को हराकर एक वैवाहिक संधि भी की थी। बाद में अहमद शाह वली ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट कर दिया, जो वास्तुकला का एक नया सेंटर बना। बहमनी सुल्तानों में हर तरह के लोग थे। एक उदाहरण है हुमायूं शाह का। उनका शासनकाल ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन वो अपनी क्रूरता के लिए इतना बदनाम था कि इतिहास ने उसे जालिम का नाम दे दिया। ये हमें दिखाता है कि सल्तनत के अंदर सत्ता कितनी बेरहम और अस्थिर हो सकती थी। बहमनी साम्राज्य की किस्मत एक बहुत ही काबिल वजीर से जुड़ी थी, जिनका नाम था महमूद गवा। वो सुल्तान तो नहीं थे, पर साम्राज्य की असली ताकत वही थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में गजब के सुधार किए और बीदर में एक मशहूर मदरसा भी बनवाया। लेकिन उनकी कामयाबी ही उनके दुश्मन बन गई। दरबार में 2 ग्रुप बन गए, एक दक्कनी जो लोकल अमीर थे और दूसरे अफ़ाकी यानी गवा जैसे विदेशी अमीर। दक्कनी अमीरों ने उनके खिलाफ साजिश की और सुल्तान को भड़काकर उन्हें मौत की सजा दिलवा दी। महमूद गवा की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वो बहमनी साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। उनके बिना साम्राज्य बिखर गया और 5 सल्तनतों में टूट गया, जिन्हें हम दक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं इन दोनों साम्राज्यों के, और देखते हैं कि उनका प्रशासन कैसे चलता था, उनका समाज कैसा था और उनकी कला कैसी थी। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि वो सिर्फ जंग के मैदान में ही एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि हर मामले में उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन 2 खास सिस्टम्स पर टिका था। पहला था नायंकर प्रणाली। इसे ऐसे समझिए, ये कुछ यूरोप के फ्यूडल सिस्टम जैसा था। इसमें राजा अपने मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें अमर नायक कहते थे, सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा दे देता था। बदले में वो कमांडर राजा को सैनिक देते थे और उस इलाके का शासन भी संभालते थे। दूसरा था आयगार प्रणाली, जो गांव के लेवल पर काम करती थी। हर गांव का एडमिनिस्ट्रेशन 12 अधिकारियों की एक टीम चलाती थी, जिससे गांव अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाते थे। अब जरा समाज और अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं।
विजयनगर की एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बात ये थी कि यहाँ महिलाओं को भी सरकारी नौकरी में रखा जाता था, जो उस दौर में बहुत बड़ी और रेयर बात थी। राजा को राय या नरपति यानी मनुष्यों का स्वामी कहा जाता था। व्यापारियों को, खास तौर पर जो घोड़ों का व्यापार करते थे, उन्हें कुदिराई छेट्टी कहते थे। और अगर सिक्कों की बात करें तो सोने के सिक्कों को वराह या पगोड़ा कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को तार और तांबे के सिक्कों को जीतल कहते थे। आर्किटेक्चर में दोनों साम्राज्यों का स्टाइल बिल्कुल अलग था, जो साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ विजयनगर ने पारंपरिक हिंदू द्रविड़ मंदिर शैली को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया, जिसमें ऊंचे ऊंचे गोपुरम और भव्य मंडप बनाए गए, जैसे हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। वहीं दूसरी तरफ दक्कन सल्तनतों ने फारसी और भारतीय स्टाइल को मिलाकर एक नया इंडो इस्लामिक स्टाइल बनाया, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बीजापुर का गोल गुंबज, जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और अपनी कमाल की विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है। विजयनगर में सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि उनकी सिविल आर्किटेक्चर भी बहुत एडवांस थी। उनके रॉयल सेंटर में कमल महल जैसी खूबसूरत इमारतें थीं, जिन्हें शायद राजा और उनके मंत्री मीटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। महानवमी डिब्बा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, जिसे दशहरा जैसे शाही त्योहारों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उनकी वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी तो कमाल की थी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी से नहरें जैसे हिरिया नहर और तालाबों का एक पूरा नेटवर्क बना रखा था, जो पूरे शहर को पानी सप्लाई करता था। अब्दुल रज्जाक ने तो शहर की 7 लेयर वाली किलेबंदी का भी जिक्र किया है। दोस्तों, ये स्लाइड, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये एग्जाम के लिए सबसे जरूरी स्लाइड्स में से एक है। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। विजयनगर की दौलत ने दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर खींचा, और आज हम जो कुछ भी विजयनगर के बारे में जानते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं यात्रियों की लिखी बातों से जानते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। मोरक्को से इब्न बतूता आए हरिहर और बुका के समय। इटली से निकोलो डी कॉन्टी आए देवराय प्रथम के समय। फारस से अब्दुल रज्जाक आए देवराय द्वितीय के समय। और पुर्तगाल से द्वारते बारबोसा और डोमिंगो पेस, दोनों ही महान कृष्ण देवराय के दरबार में आए। आखिर में फरनाउ नुनेज आए अच्युत देवराय के समय में। ये पूरी लिस्ट आपको रटी होनी चाहिए। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जिसने दक्षिण भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 200 सालों की दुश्मनी अब अपने आखिरी और सबसे भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। ये वो पल था जब जीत का शहर अपने सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करने वाला था। साल था 1565। विजयनगर में कहने को तो राजा सदाशिव राय थे, लेकिन असली पावर उनके प्रधानमंत्री अलिया राम राय के हाथों में थी। राम राय एक बहुत ही चतुर लेकिन घमंडी नेता थे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाकर दक्कन की सल्तनतों को एक दूसरे के खिलाफ खूब लड़ाया, लेकिन उनकी ये चाल उल्टी पड़ गई। चारों सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने अपने आपसी झगड़े भुला दिए और विजयनगर के खिलाफ एक महागठबंधन बना लिया। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 5वीं सल्तनत बरार इस लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी। 23 जनवरी 1565 तालिकोटा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध के बीच में ही विजयनगर के 2 मुस्लिम कमांडरों ने धोखा दे दिया और अपनी सेनाओं के साथ सल्तनत की तरफ जा मिले। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 80 साल के राम राय को पकड़ लिया गया और अहमदनगर के सुल्तान ने खुद उनका सिर कलम कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत ही काला पन्ना है। जीत के नशे में चूर सेनाओं ने राजधानी हम्पी पर हमला कर दिया और कई महीनों तक उसे बेरहमी से लूटा, जलाया और पूरी तरह से तबाह कर दिया। तालिकोटा का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। इस युद्ध के बाद दक्षिण भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। तो आइए अब देखते हैं कि इन महान साम्राज्यों ने अपने पीछे क्या विरासतें छोड़ी। सबसे पहले कुछ एग्जाम के लिए जरूरी शब्द समझ लेते हैं। विजयनगर के शासक खुद को नरपति कहते थे, मतलब लोगों का स्वामी। वहीं बहमनी सुल्तान अश्वपति कहलाते थे, मतलब घोड़ों का स्वामी, जो उनकी बेहतरीन घुड़सवार सेना को दिखाता है। और ओडिशा के शासक गजपति यानी हाथियों के स्वामी कहलाते थे। अब विरासत की बात करें तो तालिकोटा के युद्ध के साथ ही दक्षिण भारत के आखिरी महान हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर तो तबाह हो गया, लेकिन उसके खंडरों पर कई छोटे छोटे राज्य बने, जिनमें सबसे बड़ा था मैसूर का वोडेयार साम्राज्य, जिसने विजयनगर की कई परंपराओं को आगे भी बढ़ाया। हम्पी के विनाश की भयावहता का अंदाजा एक उस समय के इतिहासकार के शब्दों से लगता है, जो लिखते हैं, शहर पर कब्जा कर लिया गया।
वहां रहने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम हुआ और लूट इतनी ज्यादा थी कि गठबंधन की सेना का हर एक सिपाही अमीर हो गया। ये शब्द उस भयानक त्रासदी को बयां करते हैं जिसने दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक को खंडहर में बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी विजयनगर और बहमिनी साम्राज्यों की कहानी। उदय की, संघर्ष की, शान की और पतन की कहानी। तालिकोटा की युद्ध ने दक्षिण भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, कभी सोचिएगा, आज हमारा दक्षिण भारत कैसा होता अगर वो जीत का शहर कभी न गिरा होता। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी ऐतिहासिक टॉपिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो एडू सचिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।